गुड इवनिंग स्टूडेंट, सॉरी गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या बेटा मैं ऑडिबल हूँ? आप मुझे देख पा रहे हो? एवरीबडी आर एबल टू सी मी? बेटा मैं ऑडिबल हूँ? राइट, चलो ओके बेटा। हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट 17 ग्रुप से है, वो था इंटर हैलोजन कंपाउंड। बेटा 17 ग्रुप एलिमेंट में आपको याद होगा मैंने कल ऑक्सी एसिड ऑफ हैलोजन बताया था, और आज जो टॉपिक होगा उसी से 17 ग्रुप से, दैट इज ग्रुप 17 की टॉपिक है। एंड इन दिस 17 ग्रुप एलिमेंट्स में बेटा द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आज देखेंगे that is about interhalogen compound. Interhalogen compound. एक्चुअली इंटरहैलोजन कंपाउंड क्या है बेटा? हैलोजन अपने आप में किसी दूसरे हैलोजन से कंबाइन हो जाए और वो अपने कंपाउंड बना ले, कॉल्ड एज ए इंटरहैलोजन कंपाउंड। लेट मी टेल यू बेटा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। जब दो डिफरेंट हैलोजन्स एक दूसरे को कंबाइन करेंगे तो आपको जो कंपाउंड मिलेगा वो होगा इंटरहैलोजन कंपाउंड। एक्सप्लेनेशन ऐसे देंगे, halogen combine with other halogen and form the compound। तो सर इन दोनों में डिफरेंस कैसे करोगे? हाँ बेटा यही बताना था। इन दोनों में जो आपको x है, ऐसे कर लो ना, ये और ये मिलके आपको x x डैश दे सकता है, 1:1 टाइप। बेटा आपको, आप जानते हो हेलोजन की वैलेंसी 1:3:5:7 है, वैसे ही आएगा। या तो ये देगा, या तो ये देगा बेटा, या तो ये देगा, और या तो ये देगा। बेटा 1:1, 1:3, 1:5, 1:7, क्योंकि हैलोजन की वैलेंसी क्या होती है सर? 1:3:5:7, है ना। ग्राउंड स्टेट में देखो, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में देखो, सेकंड में देखो, थर्ड में देखो, ये आएगा। तो इसमें आप ये एक्स और एक्स डैश को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? बेटा एक्स इज द हैलोजन ऑफ लार्जर साइज, बोलो। ये एक्स जो है इट इज द हैलोजन, ये क्या है बेटा? ये भी हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, पर बोलना क्या, ये जो हैलोजन है ये लार्जर साइज वाला है, और ये हैलोजन है ये स्मॉलर साइज वाला है। भाई बात समझ में आ रही है? स्मॉलर साइज के हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है और लार्जर साइज वाले की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं x is a halogen of larger size and x dash is a halogen of smaller size, इसका मतलब x is what and x dash is what? तो बेटा ऐसे बोलो, ये वाला x dash ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा, और इसके कंपेयर में ये वाला जो x है बेटा, ये इट इज अ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन होगा। सर क्या इसका उल्टा नहीं बोल सकते? बोलो भाई, मर्जी आपकी, क्या बोलो? सर क्या मैं इसको मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बोल दूं तो गलत होगा? तो बोलना ना सर, बेटा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो सकता है और ये आपका लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी हो सकता है। हाँ बेटा, एक मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिकम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये पॉसिबिलिटीज है जो मैंने आपको बताया है बेटा, ये पॉसिबिलिटीज है। बस हमको यही याद रखने हैं कि कौन सा लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव है और कौन सा मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव। सॉरी बेटा, राइट। तो मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, ये हमने करा दिए है। किसी को डाउट है बेटा इसमें? डाउट है? नहीं है? और एक बार देख लो, ध्यान से देखो बेटा, ये कंसेप्ट है और यही कंसेप्ट बार बार मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, एग्जाम में इसी कंसेप्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। और एक बार ध्यान से देखो बेटा, वंस अगेन सी इट प्रॉपरली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बीच में नहीं छोड़ सकते हैं।
बेटा ये हमारे 17 ग्रुप एलिमेंट्स का जो टॉपिक चल रहा था, दैट इज अबाउट इंटर हैलोजन कंपाउंड। इंटर हैलोजन कैसे होगा देखो और एक बार। X on combining with X and it form the compound called as a X X dash। बेटा हो सकता है X X dash 3, X X dash 5, X X dash 7, कोई भी बेटा 1:1, 1:3, 1:5, 1:7 कोई भी कंपाउंड बना सकते हैं। बेटा यहाँ X और X डैश को कैसे डिफरेंशिएट करोगे, तो आपने बोलना सर ये भी हैलोजन एटम है और बोलना ये भी हैलोजन एटम है। बेटा ये जो हैलोजन एटम आपने बनाए ये लार्जर साइज होता है, और ये जो हैलोजन एटम है बेटा ये स्मॉलर साइज के हैलोजन होते हैं। मतलब ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कहलाते हैं, मतलब ये आपका लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव कह सकते हो। हाँ बेटा, वैसे अगर ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसकी कंपेयर में ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब ये आपके मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी कह सकते हो। और ये आपको कंपाउंड जो मिले ये सारे के सारे क्या है, दे ऑल आर द इंटर हैलोजन कंपाउंड। क्या है बेटा ये इंटर हैलोजन कंपाउंड, राइट। अब देखो एक एक पॉइंट देखो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने रेशियो बिटवीन एक्स और एक्स डैश देखा और उनका रेशियो बढ़ते गया, तो आप बोलना एज अ रेशियो ऑफ एक्स एंड एक्स डैश इंक्रीजेस द नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। तो पॉइंट एक बात ये भी जोड़ो आप, हम और एक पॉइंट जोड़ रहे हैं बेटा। व्हाट इज दैट कि रेशियो ऑफ लार्जर साइज टू स्मॉलर साइज इंक्रीजेस, मतलब नंबर ऑफ एटम्स। हाँ बेटा, एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में बोलो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि एग्जांपल भाई, आप आयोडीन और फ्लोरीन को देखो तो इससे बनने वाला कंपाउंड ये है आयोडीन, लेस इलेक्ट्रो पॉजिटिव, लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव, फ्लोरीन मोर नेगेटिव। दोनों का रेशियो लेके देखो बेटा आपको क्या आएगा। दोनों का अगर रेशियो लेते हो तो नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल गेट इंक्रीजेस, क्योंकि इनका रेशियो बढ़ गया, नंबर ऑफ एटम पर मॉलिक्यूल आल्सो इंक्रीजेस। इज इट क्लियर? बेटा इनकी प्रिपरेशंस देखेंगे हम लोग कि ये प्रिपेयर कैसे किए जाते हैं, राइट। तो सर ये कुछ छोटा सा प्रिपरेशन मेथड है, मैं चाहूंगा आप इसको याद कर लेना बेटा, बहुत काम की चीज है। इतना भी ये नहीं है पर याद काम की चीज है, याद कर लेना। सर क्लोरीन और फ्लोरीन मिला के आपको जो मिलेगा, हाँ ना बेटा, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव मोल्ट्रोनेगेटिव दोनों को कंबाइन करा लो, आपको क्या देगा? यस सर, दैट इज ClF देगा 2 मोल्स। टेम्परेचर एनसीईआरटी में लिखा है बेटा 437 केल्विन, और ये इक्वल वॉल्यूम होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? इक्वल वॉल्यूम होगा तो आपको देखो ClF मतलब एक्स एक्स डैश टाइप का कंपाउंड दे दिया है, होगा। अगर आपने इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन पे फ्लोरीन को एक्सेस पकड़ लिए, अगर आपका ये फ्लोरीन एक्सेस में आ जाए तो एनसीईआरटी में देखो टेम्परेचर 573 दिया है बेटा, तो क्या होगा 573 में आपको ClF3 आ जाएगा। मेक इट 2 मोल, 3 into 2 6, मेक इट 3 मोल, बन गया बेटा। ए देखो ये 1:3 टाइप का कंपाउंड बन गया, बन रहा है। अब इसी आप एक काम करो, आयोडीन और क्लोरीन ले लो इक्वी मोलार में। बेटा ये आयोडीन है और ये क्लोरीन है, राइट, और ये इक्वी मोलार है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन दोनों की सेम है। तो बेटा आपको 1:1 का कंपाउंड दे दिया। ICl देखो दे दिया, कितने मोल? 2 मोल्स। तो ये ICl जो बन गया आपका 1:1 टाइप ऑफ द कंपाउंड बन गया है। इतना ही नहीं, अगर आप क्लोरीन एक्सेस में ले लो तो 1:3 आ जाएगा। क्लोरीन एक्सेस में आ गया बेटा 1:3 दिख रहा है आपको, 1:2 टाइप ऑफ द इंट्राजन कंपाउंड मिल गया। बेटा ब्रोमीन और फ्लोरीन को मिला लो डाइल्यूटेड विद वाटर वाला,
तो देखिए क्या होगा। अब ब्रोमीन फ्लोरीन से आपको 1:3 भी आता है, 1:5 भी आता है, तो ये 1:3 आएगा। और ब्रोमीन और फ्लोरीन से बेटा आपको 1:5 भी आएगा। क्योंकि फ्लोरीन आपने एक्सेस में लिया। तो ऐसे इंटर हैलोजन कंपाउंड देखो दिख रहा है आपको, ये ब्रोमीन प्लस फ्लोरीन इट गिव्स टू BrFi 1:5 टाइप ऑफ द कंपाउंड आ गया। टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन बेटा। बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड्स में कुछ प्रॉपर्टीज भी देखा जाएगा, और उसके बाद में इंटर हैलोजन कंपाउंड को अपने हैलोजन से रिएक्टिविटी ऑर्डर में भी जोड़ा जाएगा कि विच इज मोर रिएक्टिव इन ऑल। डायरेक्ट बताने से अच्छा एग्जांपल करके देखेंगे तो समझ में आ जाएगा आपको किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, किसकी रिएक्टिविटी कम। तो कुछ हम इंटर हैलोजन कंपाउंड में प्रॉपर्टीज भी देखेंगे बेटा। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। प्रॉपर्टीज क्या देखिए, इंटर हैलोजन कंपाउंड ये आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकता है, या वो कुछ कैटायन और एनायन के फॉर्म भी दे सकते हैं। तो पहला पॉइंट मैं यही जोड़ूंगा बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड इट मे बी या तो वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गए, इट मे बी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। सर ऐसे कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ सकते हैं बेटा इसमें, इंटर हैलोजन कंपाउंड के ऐसे कौन से न्यूट्रल मॉलिक्यूल आ सकते हैं? तो 1:1 ले लो, 1:3 ले लो, 1:5 ले लो, 1:7 ले लो। तो मैं दे रहा हूं बेटा यहाँ 1:1, ये 1:3, ये 1:5 और ये 1:7। बेटा 1:1 में ऐसा कौन सा न्यूट्रल मॉलिक्यूल है? तो मैं बता दूं, एक ClF है और एक ICl है। ClF है और ये ICl है। और एक 1:3 में जो बनता है ClF3 है। 1:5 में भी देखो आप BrFi आ रहा है, और 1:7 में देखो आप बेटा IF7 आता है। ये सारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स में आते हैं, राइट। अब बोलो ऐसे कौन से इंटर कंपाउंड जो आयन के फॉर्म में आएंगे? तो बेटा हम ये भी बोल सकते हैं कि इट मे बी आयंस। तो आयन से बनेगा कैटायन, और सर आयन से बनेगा एनायन। बेटा एक कैटायन भी आएगा और एक एनायन भी आएगा। कैटायन क्या होगा मैं बता रहा हूं, देखिए ICl2 प्लस एक कैटायन बन सकता है। IIT का मेन कंसेप्ट है बेटा ये, इसी में पूछता है। ICl4 प्लस भी आ सकता है, जो बनते हैं कैटायन। और एनायन में देखो ICl2 माइनस, राइट। और एक जो आएगा दैट इज ClF2 माइनस। ले लो बेटा इसको लिख लो।
बेटा इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज के बाद में हम देखेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर्स ऑफ द इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड, इनके स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। तो लेट अस गो विद स्ट्रक्चर ऑफ, बेटा अगर मैं ऐसे IHC लिख दूं तो आप कंफ्यूज मत होना, इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड है। स्ट्रक्चर ऑफ इंटरहाइड्रोजन कंपाउंड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं। लेट अस गो विद द फर्स्ट एग्जांपल टाइप ऑफ ए, बेटा XX डैश टाइप। XX डैश टाइप का अच्छा सा एग्जांपल मैंने आपको लिख के दिया था, वही वाला बेटा ICL ले लो, बहुत बढ़िया एग्जांपल है। ICL है, अगर ICL में अगर आप देखना चाहो कैसे रहेगा बेटा, ये आयोडीन होगा बॉन्डेड विथ क्लोरीन, इसके पास भी 7, इसके पास भी 7, दोनों ने एक दूसरे से शेयर करा के बॉन्डिंग बना लिया। दिख कैसे रहा है भाई, द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए लीनियर, सीधा है ना, तो लीनियर। बाकी के लोन पेयर होंगे आप जानते हो, इसके पास भी 3 लोन पेयर, इसके पास भी 3 लोन पेयर है, राइट। आपसे पूछा जाएगा इसमें 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 सेंट्रल एटम कौन होगा, बेटा जिस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वो आपका सेंट्रल एटम होगा, आयोडीन इज सेंट्रल एटम। सेकंड टाइप देखिए बेटा, वैसे ही मैं X3 टाइप का स्ट्रक्चर बनाना चाहूंगा, और मैं वो एग्जांपल लूंगा जो हमारे एनसीईआरटी ने यूज किया है। और आप देखो बेटा एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल यूज किया है वो है अपना ClF3 वाला। आई होप VBT में भी पढ़ चुके हो, बहुत अच्छा कुछ कंसेप्ट है इसके बारे में। हमसे पूछा गया सेंट्रल एटम क्लोरीन की हाइब्रिडेशन क्या है, तो मैं बताना चाहूंगा सर sp3d है। फिर आपको लगेगा सर आपको कैसे मालूम, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ चुके हो बेटा, Z इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ क्लोरीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स, मोनोवैलेंट 3 जुड़े हैं, 7 + 3 10/2 5 हो गए, Z की वैल्यू 5 मतलब sp3d हाइब्रिडेशन। मतलब बेटा इसकी ज्योमेट्री अगर आप निकालना चाहो कितनी आएंगी, TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ये ज्योमेट्री है सर। इसके हिसाब से Z की वैल्यू 5 आ गई, तो बॉन्ड पेयर कितने, सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में 3 एटम्स है तो बॉन्ड पेयर आगे 3, तो लोन पेयर कितने हो गए बेटा 2। क्यों, क्योंकि Z इज इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर बना लो, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर 3 + 2 5, Z की वैल्यू 5। ज्योमेट्री TBP है पर शेप क्या है सर, यही तो काम की चीज है। ये क्लोरीन सेंट्रल एटम है, तो आप TBP और sp3d को तो ऐसे बनाते हो, देखो क्लोरीन है, ये रहा 1 2 3 4 एंड 5, दोनों एक्सियल है भाई, ये एक्सियल बॉन्ड, ये भी एक्सियल, बाकी के तीनों इक्वेटोरियल। और हम जानते हैं कि एक्सियल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इक्वेटोरियल से बड़ी है, तो ये बड़ी है, एक्सियल बड़ी है, इक्वेटोरियल छोटी है। अब आपके पास लोन पेयर भी है, बॉन्ड पेयर भी है, बेटा रूल है, एक रूल का नाम है BENT रूल, बेंट रूल बोलता है कि लोन पेयर कभी भी आप इक्वेटोरियल पोजीशन में दोगे तो रिपल्शन कम हो जाएगा। तो भाई मेरे पास लोन पेयर 2 है और दोनों के दोनों लोन पेयर को मैं इक्वेटोरियल पोजीशन पे सजा देता हूँ, सजा दिया, बाकी बचे बॉन्ड पेयर 3 है, भाई एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ो, एक फ्लोरीन यहाँ जोड़ो, एक यहाँ जोड़ो। और ध्यान से इस देखने को कोशिश करो बेटा, इसकी शेप कैसी दिखती है, तो बोलना सर इसकी शेप टी शेप दिखती है। इसकी शेप कैसी दिखती है भाई, टी शेप। ज्योमेट्री डिसाइडेड बाय हाइब्रिडाइजेशन बट शेप वाज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रल एटम, ये कंसेप्ट है बेटा इसका ClF3 का। कोई डाउट इसमें, वेरी गुड। तो आपने एग्जांपल नंबर 2 देख लिया, XX डैश और XX डैश 3 वाला। बेटा X डैश 5 टाइप के भी देखेंगे हम लोग, सेकंड हो गया ना, थर्ड भी देखने की कोशिश करेंगे सर। टाइप ऑफ X डैश 5 टाइप, चलो इसका अच्छा सा एग्जांपल लेंगे बेटा, 1:5 टाइप का एग्जांपल जो एनसीईआरटी में दिया है, आई थिंक इट इज ए ICl5 ले लो भाई, BrF5 ले लो, कुछ भी ले लो, वेरी गुड। अगर XX-5 लेते हो आप इसमें, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, इस X की हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा। तो 1/2 Z इज इक्वल टू, बेटा X के बैलेंस में 7, मोनोवैलेंट भी 5, 7 + 5 12/2 6, Z की वैल्यू 6, तो बॉन्ड पेयर कितने, तो बॉन्ड पेयर आएंगे 5, तो लोन पेयर कितने सर, 6 लाने के लिए बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, बेटा 6 आना मतलब क्या हो गया, sp3d2 हाइब्रिडेशन है। sp3d2 हाइब्रिडेशन मतलब ज्योमेट्री क्या होगी सर, 3 + 2 5 + 1 6 OCT, ऑक्टाहेड्रल इज द ज्योमेट्री। लेकिन एक लोन पेयर आने के कारण ज्योमेट्री चेंज, उसकी ज्योमेट्री शेप चेंज हो जाती है। कैसे, देखो बेटा ये X है 1 2 3 4
5 6। भाई यहाँ पर ये एक लोन पेयर लगा लो इस पोजीशन में, बाकी के आपके एक्स डैश लगाते चलो। तो अब आप इसको ज्योमेट्री को ठीक से देखने की कोशिश करो। बेटा ज्योमेट्री देखे तो आपको कैसे लग रहा है? देखो ध्यान से। यस सर। स्क्वायर पिरामिडल। यस सर। भाई इसकी शेप होगी स्क्वायर पिरामिडल ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन लोन पेयर, इट इज कॉल्ड एज ए डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप, राइट। तीसरा, फोर्थ वन ए एक्स, आई मीन एक्स एक्स डैश 7 टाइप का ले लो। बता दूं मैं? वेरी गुड बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो आप। बेटा अभी आएगा 1:7 वाला। 1:7 में IF7 ले लो आप। IF7 में आयोडीन इज द सेंट्रल एटम। बेटा आयोडीन की जेड की वैल्यू निकालो, हाइब्रिडेशन चेक करो आप, मैं भी बनाऊंगा, तब तक आप भी बनाइए। एग्जाम्पल नंबर 4। एग्जाम्पल नंबर 4, that is a 1:7 type. बेटा एग्जाम्पल नंबर 4 हम बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 4, एक्स एक्स डैश 7, सेंट्रल एटम एक्स की जेड की वैल्यू निकालो। बेटा इसके बैलेंस में 7, मोनोवैलेंट भी 7। नहीं समझे? IF7 ले लो ना भाई, क्या होता है? आयोडीन के सेंट्रल में 7, मोनोवैलेंट भी 7, 14/2 7। मतलब हाइब्रिडेशन आपकी क्या आएंगी बेटा? sp3d3। यही आती ना हाइब्रिडेशन, sp3d3। बेटा हाइब्रिडेशन अगर sp3d3 आ जाए तो व्हाट वी कैन डू हियर, सोचो आप। यस सर। मतलब पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ गई। पेंटागोनल बाइपिरामिडल। आप केमिकल बॉन्डिंग अच्छे से पढ़ते हो, जो उसकी ज्योमेट्री वही उसकी शेप, बिकॉज लोन पेयर इज इक्वल टू 0। आपको कैसे मालूम? क्योंकि सेंट्रल एटम के सराउंडिंग में बॉन्ड पेयर है कितने? 7, तो लोन पेयर तो 0 हो गए। और जहां लोन पेयर 0 हो, राइट, ज्योमेट्री इज इक्वल टू शेप हो जाती है। तो ये आ गई बेटा उसके। जितना ही पूछता है ज्योमेट्री क्या है, हैबिटेशन क्या है, बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने, यही पूछता है। इसके अलावा कुछ भी नहीं पूछता बेटा इस टॉपिक में। यस। लेकिन कभी कभी पूछता है कि कुछ कंपाउंड आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते भी है या नहीं। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। आयनिक फॉर्म, ये तो सब आपने न्यूट्रल मॉलिक्यूल का बना लिया। एक आयनिक फॉर्म भी बनाइए, IIT मेंस में आ चुका है बेटा। ये ICl2+ वाला सेंट्रल एटम आयोडीन के हाइब्रिडेशन पूछ गया है। तो Z इक्वल टू 1/2, आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, मोनोवैलेंट 2 है। बेटा जितने पॉजिटिव चार्ज हो गए उतने नंबर को माइनस कीजिए। 7 + 2 9 - 1 8/2 4। मतलब हाइब्रिडेशन आपकी sp3, मतलब ज्योमेट्री आपकी टेट्राहेड्रल आना चाहिए। ये तो ज्योमेट्री कौन डिसाइड करेगा भाई? हाइब्रिडेशन ही डिसाइड करता है ज्योमेट्री। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए यस सर शेप कितनी है, तो पहले बॉन्ड पेयर देखो कितने हैं, सराउंडिंग में कितने एटम, 2, बॉन्ड पेयर 2, तो ऑब्वियसली सर लोन पेयर भी 2 ही आएंगे। मतलब ज्योमेट्री आप देखो इज नॉट इक्वल टू शेप। तो लोन पेयर 2, बॉन्ड पेयर 2, स्ट्रक्चर अगर मैं बनाना भी चाहूँ तो ये 2 क्लोरीन तो ऐसे आ गए ऊपर नीचे, एक लोन पेयर नीचे, एक लोन पेयर ऊपर, और एक पॉजिटिव चार्ज आपके आयोडीन में एज इट इज ही होगा। पर दिख कैसे रहा है सर? द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज ए, यस सर, वाटर मॉलिक्यूल के जैसे। कैसे भाई? आप इसको एंगुलर कह सकते हो, आप इसको वी शेप कह सकते हो, आप इसको बेंट शेप कह सकते हो, एवरीथिंग, क्योंकि शेप वाज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बट ज्योमेट्री वाज डिसाइडेड बाय द हाइब्रिडाइजेशन। राइट सर? देख लो बेटा इसे प्लीज, टेक इट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
तो बेटा अब एक चीज आ गई है, आपने हाइब्रिडाइजेशंस आई मीन ये सब करने के बाद हमको पूछता है एग्जाम में व्हाट इज द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंटर हैलोजन कंपाउंड, या मैं एक एक कैरेक्टरिस्टिक लिखा के दूंगा बेटा आपको, और उसके साथ में मैं आपको एक एक एग्जांपल भी करा के दूंगा। प्लीज ऑल ऑफ लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि यही कंसेप्ट आपको नीट में भी पूछा जाता है और यही कंसेप्ट आपको आईआईटी मेंस में भी पूछा जाता है, क्योंकि इस टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है इंटर हैलोजन कंपाउंड, जिसमें एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड से बार बार पूछा जाता है। और मैं चाहूंगा बेटा ये टॉपिक को थोड़ा आराम से समझो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटर हैलोजन कंपाउंड के कैरेक्टरिस्टिक्स। पॉइंट नंबर 1, इंटर हैलोजन कंपाउंड है क्या? तो भाई बाइनरी कंपाउंड है। कैसे मालूम? भाई एक हैलोजन दूसरे हैलोजन से कंबाइन होगा तो बाइनरी तो कहलाएगा, अच्छी बात है। बेटा बाइनरी में भी टाइप आ गए 1:1, 1:3, 1:5, 1:7। ये डिपेंड किस पे करता? ये डिपेंड करता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है। हाँ बेटा, उसकी जितनी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ऑक्सीडेशन नंबर या वो अपनी वैलेंसी को एक्सपांड करेगा और उतने नंबर ऑफ कंपाउंड वो बनाएगा। लेट अस गो विद वन एग्जांपल। सबसे बढ़िया एग्जांपल है, फर्स्ट पॉइंट मैं आपको देने जा रहा हूं बेटा, वेरी गुड पॉइंट, दैट इज है, लिखिए हेडिंग लिख लीजिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ IHC। सर व्हाट इज IHC? इंटर हैलोजन कंपाउंड, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं ना बेटा, IHC मतलब इंटर हैलोजन कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इंटर हैलोजन कंपाउंड आर ऑलवेज, हाँ बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर ऑलवेज बाइनरी कंपाउंड। हाँ बेटा, बाइनरी का मतलब होता है कि दो एलिमेंट कंबाइन होके दे कैन फॉर्म ओनली द कंपाउंड व्हिच इज हैविंग ए टू एलिमेंट। मतलब इसका मतलब कि ये ऐसे कोई भी टर्नरी या क्वार्टरनरी कंपाउंड नहीं बनाएंगे। अगर बाइनरी से ज्यादा टर्नरी कंपाउंड बनाना भी चाहे वो अनस्टेबल हो जाते हैं। तो लेट मी टेल यू, IHC are always बाइनरी कंपाउंड। बेटा देखो, x डैश दो एलिमेंट का बना, x डैश 3 दो एलिमेंट की कंपाउंड है पर रेशियो 1:3 है, x डैश 5 दो एलिमेंट की कंपाउंड है लेकिन 1:5 है, 1:7 है। वो टर्नरी नहीं बनाता, अगर बनाया भी हाईली अनस्टेबल हो जाता है। मतलब एक आयोडीन ले लो, एक क्लोरीन ले लो और एक फ्लोरीन ले लो, ऐसे अगर आ जाए ना दो से ज्यादा तो वो अनस्टेबल हो जाते हैं। राइट, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 बेटा, अब लार्जर जो एटम होता है वो हमेशा सेंट्रल में आता है, देखो मैंने बनाया था, और जो स्मॉलर एटम जो होते हैं वो ऑलवेज सराउंडिंग होते हैं। तो देखो बेटा, लार्जर एटम आर सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम स्मॉलर साइज एटम। भाई ये लार्जर साइज हो गया ना, एंड स्मॉलर साइज एटम आर सराउंडिंग एटम। जैसे कि भाई ClF3 में ये आपका सेंट्रल है तो ये आपका सराउंडिंग हो गया ना, क्योंकि ये बड़ा है छोटा है। कोई भी एग्जांपल ले लो आप, ClF3 ले लो, FCl3 ले लो, कि एक्चुअली देखा जाए ना FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर मैं बोलूं कि ClF3 एग्जिस्ट करेगा, हाँ सर ClF3 एग्जिस्ट करेगा, पर मैं आपसे पूछूं क्या सर FCl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो बोलना इट डज नॉट एग्जिस्ट। सर ऐसा क्यों? क्योंकि वही बताना चाहता है ना, इन दोनों में जो इस एटम की साइज बड़ी हो वो सेंट्रल होना चाहिए, ये बड़ी ये छोटा है सेंट्रल नहीं हो सकता। अगर आप लिख भी दिए ऐसा मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। अब आप बोलेंगे ये एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो बेटा यहां लिखना ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। क्यों मालूम? क्योंकि बगल में सराउंडिंग में बड़े बड़े साइज ऑफ एटम लग गए, तो बड़े बड़े एटम एक दूसरे से क्या करेंगे सर, टकराएंगे ना बेटा। और मॉलिक्यूल जितने ज्यादा टकराएंगे, हाँ बेटा, मॉलिक्यूल जितना ज्यादा टकराएंगे उतनी उसकी स्टेबिलिटी को कम करते जाएगा, और मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी कम होना मतलब मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, सीधी बात है। इज इट क्लियर? तो मैंने आपको ये दे दिया बेटा, FCl3 में does not exist due to steric hindrance, but ClF3 will exist क्योंकि बड़ी वाली साइज सेंट्रल में हो, छोटी वाली साइज सराउंडिंग में हो। राइट, देख लो बेटा ये।
बेटा पॉइंट नंबर 3, इंटर हैलोजन कंपाउंड आर कोवालेंट गैसेस और लिक्विड। या तो कोवालेंट गैस होते हैं या तो कोवालेंट नेचर के लिक्विड होते हैं, सॉलिड नहीं बनेंगे। पर एक्चुअली ये भी ऐसा है, मैं अगर बात करूं, ये एक्सेप्शन में ले लो बेटा, क्यों मैं बताऊंगा। कोवालेंट सॉलिड हो सकता, कोवालेंट लिक्विड हो सकता, बट गैस नहीं हो सकता। लेकिन एक है, आपके एनसीईआरटी में ढूंढो, ClF इज ए कोवालेंट गैसेस इन नेचर। एक्सेप्शन लिख दो ब्रैकेट में, हाँ सर, एक्सेप्शन ClF इज गैस, ये अकेला एक्सेप्शन है। बाकी इसको छोड़ के सारे सॉलिड एंड लिक्विड ही आने वाले हैं, नेचर इनकी देख लो। पॉइंट नंबर 4 बेटा, इंटरहैलोजन कंपाउंड आर ऑलवेज डायमैग्नेटिक इन नेचर। आप समझे आप ये डायमैग्नेटिक इन नेचर क्यों है? क्योंकि बेटा सबके पास वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, सब अपना एक इलेक्ट्रॉन सबको शेयर करा के बॉन्डिंग बना लेगा, तो अनपेड बचेगा ना। हाँ, अगर आयनिक हो तो फिर इलेक्ट्रॉन लूज गेन करके अनपेड देगा, पैरामैग्नेटिक दे सकता है। डायमैग्नेटिक का मतलब नो अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ओवर इट। पॉइंट नंबर 5, बेटा इंटरैक्शन कंपाउंड जो होते हैं दे आर मोर रिएक्टिव देन द हैलोजन। ये अच्छा सा कंसेप्ट है और ये आईआईटी और नीट में बहुत बार पूछा जा चुका है। इंटर हैलोजन कंपाउंड आर more reactive than halogens, are more reactive than halogens। लेकिन एक्सेप्शन है क्या बेटा? एक्सेप्शन है इसको, किसको? इसको। मतलब अगर आप देखो इंटरहैलोजन कंपाउंड और हैलोजन में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, लेकिन आप इंटरहैलोजन को फ्लोरीन से ले लो बेटा, फ्लोरीन की रिएक्टिविटी ज्यादा है क्योंकि फ्लोरीन की बॉन्ड एनर्जी सबसे कम है। याद रहेगा ना? अब वो पूछेंगे ऐसा क्यों हो गया कि इंटरहैलोजन कंपाउंड मोस्ट है मोर रिएक्टिव क्यों आ गए? बेटा मोर रिएक्टिव आना मतलब बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो बॉन्ड टूट गया, रिएक्टिविटी बढ़ गई। तो हम बोल सकते हैं ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड। रीजन क्या लिखोगे बेटा? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन बिटवीन x एंड x डैश। और एक रीजन लिख दो बेटा, और लेस बॉन्ड एनर्जी। हाँ ना बेटा, इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है ना, क्योंकि जितनी ज्यादा पोलैरिटी, मैं ऐसे करूं, दोनों मिला के बनाने से अच्छा एक ही बना देंगे पहले, कि बेटा अब देखो इंटर हैलोजन कंपाउंड और मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस है। एक सेकंड ना, तो क्या हो गया? ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ द बॉन्ड बिटवीन द हैलोजन एंड अनदर हैलोजन एटम। एग्जांपल आप ले लो ClF3 ICl3 ICl2, कुछ भी ले लो बेटा। एग्जांपल ले लो आप ClF3, एग्जांपल ले लो आप ICl3। तो क्लोरीन और फ्लोरीन के बीच के बॉन्ड एनर्जी, बेटा ये आयोडीन और क्लोरीन के बीच की बॉन्ड एनर्जी, जितनी ज्यादा पोलैरिटी हो आसानी से बॉन्ड टूट जाएगा, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई, बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो रिएक्टिविटी इसकी बढ़ गई। लिख लो बेटा इसको।
बेटा फिर इंटरएक्शन कंपाउंड की और एक प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी नंबर 6 यू कैन से इंटर हैलोजन कंपाउंड, अगर दो एटम्स के अगर साइज देखो आप, आई मीन टू से आप बॉन्ड लेंथ देखो बेटा, तो बॉन्ड लेंथ जैसे जैसे बढ़ेगा स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड डिक्रीजेस। तो आप ऐसे लिखिए बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड decreases as bond length between two atoms increases। ये आप भी जानते हो बेटा, बॉन्ड लेंथ के बढ़ने से बॉन्ड एनर्जी कम हो जाती है, बॉन्ड एनर्जी कम हो गई तो स्टेबिलिटी भी क्या हो जाती है बेटा, उसकी कम हो जाती है। इसलिए कहते हैं बेटा स्टेबिलिटी ऑफ एनी कंपाउंड विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किससे, सर इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यस सर, बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या बेटा, स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। कोई डाउट इसमें, राइट? और एक पॉइंट नंबर 7 भी जोड़ सकते हैं बेटा, इंटर हैलोजन कंपाउंड जो होते हैं आर ऑफन आयोनाइजेस। अगर आप किसी लिक्विड में या किसी सॉल्यूशन में डाल दो तो आयनाइज हो जाएगा, ऑफन आयोनाइजेस इन लिक्विड और इन सॉल्यूशन। किसी सॉल्यूशन में या लिक्विड में डाल दो तो ये कंपाउंड अपने आप में आयनाइज कर जाएगा, यस, ऑफन आयोनाइजेस इन द लिक्विड स्टेट और इन द सॉल्यूशन स्टेट। जैसे कि एग्जांपल आपको याद होगा, हमने पढ़ा था बेटा, ये आप एक ICL ले लो 2 मोल्स वाला, मतलब 1:1 का है। अगर आप इसको किसी एक्वा स्टेट में या किसी सॉल्यूशन में डाल दो तो आयनाइज कर जाएगा इन द फॉर्म ऑफ ICl2 प्लस में, और बाजू वाला I माइनस में, माइनस प्लस कर लो सेम आ जाएगा, है ना बेटा। I2Cl2 नथिंग बट 1:1 टाइप ऑफ द कंपाउंड। अगर आप इस इंटरेक्शन कंपाउंड की हाइड्रोलिसिस की रिएक्शन देखना चाहो तो दे कैन हाइड्रोलाइज इन वाटर प्रोड्यूसिंग हाइड्रा एसिड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। Interhalogen compound undergoes hydrolysis and form hydra acids and oxy acids। हाँ बेटा, ये हाइड्रा एसिड्स और ऑक्सी एसिड दोनों बनाता है। अब हाइड्रा एसिड कैसे, ऑक्सी एसिड कैसे, छोटा सा एग्जांपल ही करके देखेंगे। भाई ये इंटरएक्शन कंपाउंड है, पानी में डालो, अब देखो 1:1 का कंपाउंड है भाई, तो क्या क्या दे सकता है सर, एक HCl दे सकता है, एक HOI दे सकता है, और एक बाकी बचा हुआ वाटर भी दे सकता है। तो सर यहाँ भी वाटर वहां भी वाटर, बेटा वाटर तो वाटर ही होगा ना, राइट? नहीं भी लिखना चाहे तो छोड़ दो ना भाई, हाइड्रोजन दो दो, ऑक्सीजन एक एक, आयोडीन एक, क्लोरीन एक। सर इसको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स और इसको कहते हैं हाइड्रा एसिड्स, है ना बेटा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोब्रोमिक एसिड, हाइड्रो आयोडिक एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। कोई डाउट है? इसका मतलब अब क्वेश्चन में पूछेगा किससे हाइड्रा एसिड बनता है, तो बोलना जिस हैलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उससे हाइड्रा एसिड बनते हैं। तो बोलना बेटा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन फॉर्म हाइड्रा एसिड, और ये दिख रहा है हैलोजन, यस सर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन फॉर्म ऑक्सी एसिड्स। देख लो ध्यान से, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रा एसिड बनता है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या बेटा, ऑक्सी एसिड्स बनते हैं। बेटा इंटर हैलोजन कंपाउंड ऑफ फ्लोरीन एक्ट एज स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्यों? अपने आप में डिकम्पोज हो जाएगा, फ्लोरीन दे देगा, और जिसकी टेंडेंसी फ्लोरीन देने की है क्या होगा सर, एक्ट एज एन स्ट्रॉन्ग फ्लोरिनेटिंग एजेंट। बना लो बेटा इसको। तो याद रहेगा बेटा, ये सारे पॉइंट 8 से 9 पॉइंट जो दिए मैंने, ऑल 8 एंड 9 पॉइंट,
इट इज ओनली बेस्ड ऑन IHC, इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड। हाँ बेटा, इतने से खत्म नहीं होता। मैं जानता हूँ हमारे क्लास में भी बच्चे IIT की भी बैठे हैं, नीट की भी बैठे हैं। इतना जो था वो NCERT में था और वो हमारे नीट लेवल को काफी था। लेकिन कभी कभी है ना, कुछ पॉली हैलाइड आयंस के बारे में भी IIT में पूछा गया है। नीट में तो नहीं पूछा है, पर चांस होगा ना, क्योंकि आपके NCERT में दिया है। तो IIT में पूछा गया है, तो मैं चाहूंगा बेटा जो बच्चे IIT के भी बैठे हुए हैं, आप भी देख लो और नीट के बच्चे भी ध्यान से देख लो कि सवाल कैसे बनाएगा पॉली हैलाइड आयंस में। सवाल कैसे बनाएगा बेटा पॉली हैलाइड आयंस में, देखो ध्यान से। बेटा अब जो होगा इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड के बाद थोड़े से हम बात करेंगे अबाउट द पॉली हैलाइड आयंस। हाँ बेटा, पॉली हैलाइड मतलब आप जानते हो, I3- हो गया, बनता है ना, लेट अस से इसी की बात कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। I3-, ये अब तक 2 बार मेंस में आ चुका है, तो इसकी भी बात करेंगे। भाई ये बनता कैसे होगा, तो सीधी बात है सर, एक आयोडीन होगा, उसके साथ में एक I- को जोड़ दिया और उसने I3- बना लिया, अच्छी बात है, यहां तक नहीं बेटा। वो पूछता है हाइब्रिडाइजेशन क्या है। सर यहाँ पर 3 आयोडीन है, आप रफली बना लो भाई, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, रफली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बेटा एक आयोडीन के पास वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 × 3 21, 21 + 1 22। रिपीट करूं और एक बार, एक आयोडीन के वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी 3 आयोडीन है, 7 × 3 21 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक नेगेटिव का आना मतलब 22 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। 22 आना मतलब मैंने 2 और 2 यूज करके ये खत्म कर दिया। तो 22 में मैंने 4 तो यूज कर लिया बेटा, 18 बाकी है। जो इलेक्ट्रॉन 18 बाकी होते हैं सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए लग जाते हैं। तो देखो बेटा सराउंडिंग एटम की ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गई। कितने इलेक्ट्रॉन दिए, 2 4 6, 2 4 6, कितने बेटा 12। अब 18 में 12 के बचे 6, करना क्या भाई, 1 2 2 4 6, ये। अब और 2 बचे हैं, भाई दे दो उसको, बचे हैं तो क्या करते, रखे नहीं रख सकते ना हम लोग, दे देना चाहिए। ये मैंने बनाने की कोशिश किया है। अब इसमें से मुझे पूछा गया भाई फॉर्मल चार्ज बनाइए। आपको याद है मेरा एक सिंपल फॉर्मूला था, क्या था, एक्चुअल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द वैलेंशियल माइनस एट प्रेजेंट प्रेजेंट। इसके एक्चुअल में 7 होते हैं और अभी भी 7 ही है। 7 - 7 0, 7 - 7 = 0। यहाँ एक्चुअल में 7 होते हैं, अभी कितने 2 4 6 7 एंड 8, दैट इज इक्वल टू -1। तो सेंट्रल एटम आयोडीन पे नेगेटिव चार्ज है। ये आपको कहाँ पढ़ाया गया था, केमिकल बॉन्डिंग में, लेविस अंकल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर था ना, वहां पढ़ाया गया था। तो इसकी फॉर्मल चार्ज 0, इसकी 0, इसकी कितनी आ गई -1। अच्छी बात है। सर ये तो आपने फॉर्मल चार्ज से बनाने की कोशिश की और थोड़ा सा रफली बना तो दिया, क्योंकि पूछता है भाई आयोडीन में नेगेटिव चार्ज कहां पर है, सेंट्रल में कि सराउंडिंग में, दिख गया ना सर सेंट्रल पे। पूछता है हाइब्रिडाइजेशन बनाओ, भाई एक काम करो, सेंट्रल एटम आयोडीन को Z ले लो, इक्वल टू 1/2, इसके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन, प्लस कितने मोनोवैलेंट जुड़े, 2। बड़ा एक नेगेटिव का आना मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, 7 + 2 9 + 1 10/2 5। सर Z की वैल्यू 5, सुधीर सर ने अब तक इतना पढ़ा दिए, Z की वैल्यू 5 हो, sp3d हो, sp3d हो तो ज्योमेट्री बताएगा TBP हो। TBP का मतलब बेटा ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, वेरी गुड सर। बॉन्ड पेयर कितने, सराउंडिंग के साथ, देखो सेंटर के साथ 2 सराउंडिंग है तो बॉन्ड पेयर 2, तो लोन पेयर कितने आने चाहिए, Z की वैल्यू 5 लाना है, एंड Z = बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। अगर ये 2 है तो लोन पेयर 3 है, खत्म। लोन पेयर आ गया तो ज्योमेट्री है, तो शेप आप डिसाइड कीजिए, क्योंकि शेप वाज डिसाइडेड बाय बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बट ज्योमेट्री वाज डिसाइडेड बाय वैल्यू ऑफ Z, हाइब्रिडेशन। तो बनाओ बेटा, TBP ऐसे बनता है, ये 1 2 3 4 5। अब लोन पेयर 3 है, आपको याद है बेंट रूल में बोला गया था, बेंट अंकल ने बोले थे भाई TBP की ज्योमेट्री हो, आपके पास लोन पेयर हो, सीधा लोन पेयर को उठा के आप इक्वेटोरियल पोजीशन में रख दो। 1 2 3 लोन पेयर थे, तीनों को आपने यहाँ सजा के रख दिए, बाकी 2 आयोडीन थे ऊपर नीचे कर दिए। भाई शेप दिख कैसे रहा, कैसे दिख रहा, लीनियर दिख रहा है।
बॉन्ड एंगल निकालो भाई, पूरी 180 डिग्री की बॉन्ड एंगल है। बॉन्ड एंगल दो बॉन्ड के बीच की एंगल पूछता है ना, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। देख लो बेटा ये भी। तो ये पूरा अपना इंटर कंपाउंड था सर। हाँ बेटा। अब हम देखेंगे मॉलिक्यूल फॉर्म बाय द 17 ग्रुप एलिमेंट। कौन सा बेटा? क्लोरीन से बनने वाला Cl2, क्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड HCl। अब इनके बारे में बात करेंगे, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ना, तो वी हैव टू लर्न इट बेटा, छोड़ तो नहीं सकते किसी को। बट आफ्टर दिस इंटरनेशनल कंपाउंड हम अभी कंपाउंड ऑफ हैलोजेंस देखेंगे, जैसे कि क्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड HCl होगा, क्लोरीन से बनने वाला कंपाउंड क्लोरीन का खुद मॉलिक्यूल ही होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद द कंपाउंड फॉर्म बाय द क्लोरीन, दैट इज Cl2। चलो इसकी केमिस्ट्री की बात करेंगे, ये बनता कैसे है पहले वो देखो बेटा। व्हाट इज द मेथड टू प्रिपेयर द Cl2? MnO2 को HCl से रिएक्ट करा लो, Cl2 देना है बेटा। Mn के साथ Cl कंबाइन होता तो MnCl2 भी बनाता है। सर अपने आप में क्लोरीन तो यहाँ 4 आ गए, 4 आना मतलब ये हो गया। हाइड्रोजन कितने बेटा? 4। ऑक्सीजन कितने? 2। 2 मोल्स ऑफ वाटर बाहर कर लो, खत्म। हमको होना था Cl2, आ गया। राइट, इतना ही नहीं बेटा, आपका MnO2 को अगर सॉल्ट के साथ रिएक्ट करा लो, सॉल्ट क्या होगा सर? NaCl का सॉल्ट। बेटा किसी भी सॉल्ट से रिएक्ट कराते हो इन प्रेजेंस ऑफ कौन? सल्फ्यूरिक एसिड। तो देखो NaCl में क्लोरीन है, वो कन्वर्ट करा देगा आपका सॉल्ट का जो क्लोराइड है, कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोराइड। बाकी के बाय प्रोडक्ट उसकी जरूरत नहीं है, पर आपको मालूम होना चाहिए कि व्हाट आर द मेथड्स टू प्रिपेयर दी क्लोरीन। गॉट द पॉइंट बेटा? एक पहला अच्छा सा मेथड था। दूसरा बेटा, ट्रीटमेंट भी थे, HCl एंड KMnO4 से भी बनता है। अगर आप HCl को पोटेशियम परमैंगनेट से रिएक्ट करा लो तो आपको देगा Cl2 गैस। बेटा ये Cl2 में देखो पोटेशियम परमैंगनेट भी है। गॉट द पॉइंट? मतलब यहाँ से जो मिलेगा आपको, एक MnCl2 भी मिलेगा, एक KCl की भी सॉल्ट मिलेगी, बाकी के हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिलके वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा। जो होना था वो तो आ गया। व्हाट इज दैट? क्लोरीन गैस वी गॉट इट हियर बाय ट्रीटमेंट ऑफ एसिड विद परमैंगनेट। राइट बेटा, एक हमारे एनसीईआरटी में एक प्रोसेस का नाम है, और ये अंकल का नाम था डिकोन्स अंकल, और डिकोन्स अंकल ने अपना ये प्रोसेस से Cl2 गैस बनाया, कॉल्ड एज ए डिकॉन्स प्रोसेस। नीट में 2 बार आ चुका है। हाँ बेटा, डिकॉन्स प्रोसेस कैसे होता है? ये जो HCl होता है इन द फॉर्म ऑफ गैस लेना है, कैसा बेटा? और इसकी ऑक्सीडेशन एयर से कराना है। भाई एयर में जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव यहाँ पर होता है ऑक्सीजन होता है, जो HCl से कंबाइन होता है। सर इसके लिए आपको CuCl2 की कैटलिस्ट डालना पड़ेगा। रिएक्शन हो गया, सीधा लिबरेट कर देगा Cl2 गैस, बाकी का पानी बाहर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक एयर का ऑक्सीजन हाइड्रोजन को लेके पानी बनाएगा ना। व्हाट गॉट द इंपॉर्टेंट जो बाय प्रोडक्ट होना था Cl2 हमको आ गया है। राइट,
इतना ही नहीं सर, सबसे अच्छा मेथड अब तक आप पढ़ते आए, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब जानते हो ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? 10% ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl कॉल्ड एज ए ब्राइन सॉल्यूशन। यस सर। तो यहाँ पॉइंट नंबर 4 डालो, और एक अच्छा मेथड है, दैट इज कॉल्ड एज ए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ब्राइन सॉल्यूशन क्या है? तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को ब्राइन कहते हैं सर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज कॉल्ड एज ए ब्राइन सॉल्यूशन। बेटा यहाँ ब्राइन सॉल्यूशन की आप इलेक्ट्रोलाइसिस करा लो, आप देखो आपको क्या आएगा। वी आर गेटिंग हियर इन द फॉर्म ऑफ ए, यस बेटा, H2 एंड Cl2। ब्राइन क्या है देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl है। मैं AQ लिख दूं, या AQ लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन किससे करा रहे हो? कुछ भी नहीं सर, इलेक्ट्रोलाइसिस करा रहे हैं, मींस वी आर पासिंग द करंट थ्रू इट। वी आर पासिंग द करंट थ्रू इट। बाय पासिंग द करंट थ्रू इट क्या आएगा? यस सर, एक तरफ H2 की गैस जाएंगी, एक तरफ Cl2 की गैस जाएंगी, बाकी का सॉल्ट एज ए बाय प्रोडक्ट आ जाएगा। ये आप भी जानते हो, Cl2 गैस जो लिबरेट हो रही है, नेगेटिवली चार्ज गैस गेट लिबरेटेड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और बाय पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमारा यहाँ क्या है, एनोड पे Cl2 गैस मिलती है। अब पूरा रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन पूछा है ना, तो आपको एटलीस्ट ये मेथड मालूम होना चाहिए कि किस मेथड से हम Cl2 गैस बना सकते हैं। ले लो बेटा स्क्रीनशॉट। चलो सब प्रॉपर्टीज देखेंगे Cl2 की बेटा, Cl2 की प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। राइट,